हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सूर्यप्रकाश दुबे, आप सबका बायोलॉजी टीचर। हम लोगों का जो इस समय चैप्टर चल रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कैरेक्टर उसका हम देख चुके हैं, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ये सब हम ऑलरेडी लेक्चर में देख चुके हैं। आज लिविंग ऑर्गेनिज्म का आज क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने जो हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन तक जाने से पहले सबसे ज़रूरी दो चीज़ें आती हैं। पहले तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया होगा, उसके बाद नोमेनक्लेचर किया गया होगा, तब जाके हम कहाँ पहुँचते हैं, क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो दो टर्म आते हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म है, सभी जानते भी होंगे, नाम सुने हैं आप सब। First one is taxonomy and second one is सिस्टमैटिक्स, ठीक है। टैक्सोनॉमी में हम क्या देखते हैं कि टैक्सोनॉमी में हम लोग सिर्फ नोमेनक्लेचर प्लस क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी में नोमेनक्लेचर हम देखेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे, सिर्फ दो चीज़। लेकिन हम सिस्टमैटिक्स में क्या देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसका मतलब एक चीज़ निकल के क्या आया कि टैक्सोनॉमी कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक्स में ही इंक्लूड है, ठीक है। तो ध्यान ये देना है कि जब भी हमारे सामने सिस्टमैटिक्स वर्ड आ जाए, यह एक ब्रॉड टर्म है, ये हमेशा हमको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनका आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सब के लिए कई सारे एस्पेक्ट्स कंसीडर किए गए हैं, ठीक है। हो सकता है फॉसिल वगैरह कंसीडर किया गया हो सकता है बायोकेमिकल्स जो बॉडी में होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनको कंसीडर किया गया हो सकता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, फंक्शंस, उनसे रिलेटेड पॉइंट्स कंसीडर किए गए हों। इसका मतलब ये है कि सिस्टमेटिक्स एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इसीलिए इसको थोड़ा सा सॉर्ट करने के लिए टैक्सोनॉमी टर्म को लाया गया, ठीक है। जब भी सिस्टमेटिक्स वर्ड आता है, एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट हैं, उनका नाम ज़रूर आता है, सर जूलियन हक्सली, ठीक है। यह नाम मुझे याद आ रहा है कि मैं अपने पिछले लेक्चर में जब मैं प्रोटोप्लाज्म वर्ड मैंने यूज किया था, उस समय मैंने वहाँ भी लिया था, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, सिस्टमेटिक्स को थोड़ा सा और ज़्यादा एलेबोरेट किया, ठीक है। कौन, सर जूलियन हक्सले साहब ने। कब किया था इन्होंने, 1940 में किया, ठीक है। इन्होंने इसको एक नया टर्म दिया, उन्होंने क्या किया, न्यू सिस्टमेटिक्स बोला। न्यू सिस्टमेटिक्स, ठीक है। किसने ये कहा, सर जूलियन हक्सले साहब ने, ठीक है। इन्होंने 1940 में सिस्टमेटिक्स को थोड़ा एलेबोरेट किया और उस टर्म को क्या नाम दिया, न्यू सिस्टमेटिक्स। इसके अलावा इन्होंने एक थ्योरी भी दिया, ठीक है। थ्योरी का नाम क्या है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी। ये थ्योरी भी इन्होंने ही दिया, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ हमने देखा अभी तक, ठीक। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ठीक है, हम नोमेनक्लेचर भी यहाँ देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का,
और फिर फाइनली जो हमारा मेन हेडिंग है क्लासिफिकेशन, इसको भी हम यहाँ ध्यान देंगे। तो जब भी क्लासिफिकेशन की बात आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो जो हमारे जूलॉजी के, जो हमारे बायोलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल साहब का, उन्होंने क्लासिफिकेशन के पॉइंट में ऐसा क्या कहा है, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने क्लासेस में डिवाइड किया है, हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक इसको आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। एरिस्टोटल साहब सबसे पहले क्लासिफिकेशन में इनका नाम आता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया 2 किंगडम में। ठीक है, इसलिए इनका जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वह 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला जाता है। टू किंगडम। ठीक है, अब 2 किंगडम आखिर वो कौन कौन से हैं, हमको ये जानना ज़रूरी है। एक तो हमारा एनिमल हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, प्लांट। ठीक है, इन्होंने सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बहुत सबसे पहला इन्हीं का है, तो ये हमको ध्यान रखना है। इनके बाद एक साइंटिस्ट का नाम आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। वृक्षरवेदा। ठीक है, इन्होंने एक नया टर्म दिया। ठीक है, टर्म का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे उसको लिख रहा हूँ। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी टर्म कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो वृक्षरवेदा, ये नाम हमको भूलना नहीं है। एक पॉइंट इन्होंने ये कहा, दूसरा इन्होंने और कुछ पॉइंट कहा है, जितनी फैमिलीज हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन में, उसके लिए इन्होंने एक नया वर्ड यूज किया है, उस वर्ड को भी ध्यान देना है। गनाज, उन्होंने सभी फैमिलीज के लिए एक वर्ड यूज किया, गनाज। ठीक है, वैसे साउथ की मूवीज आई थिंक सभी देखते होंगे। ठीक है, अल्लू अर्जुन एक सुपरस्टार है, आप सबको मालूम भी होगा। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। उनकी एक मूवी आई थी अभी कुछ दिन पहले, बहुत पॉपुलर मूवी थी। ठीक है, उनमें उनका नाम गणेश था, लेकिन शॉर्टकट में गना बुलाया जा रहा था। तो आप लोग वहाँ से इसको मैच करके याद रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले एरिस्टोटल साहब को देखा, फिर हमने एक छोटा सा पॉइंट इनका भी देख लिया, वृक्षरवेदा का। अब हम आएंगे किस पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कार्ल ओवन लिनी। ठीक है, अगर हिंदी में हम देखें इनका नाम बोलने को, तो इनको कैरोलस लिनियस बोला जाता है। ठीक है, कैरोलस लिनियस। कंट्री की बात की जाए तो ये कहाँ के थे, स्वीडन के, स्वीडन कंट्री के थे। अगर इनके एज पीरियड की बात की जाए, लाइफ साइकिल की, 1708 से 1778 इनका लाइफ साइकिल है पूरा। ठीक है, इसी के बीच में इन्होंने अपना सारा काम किया है। काम क्या किया है, इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, बुक्स का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
देखते हैं कितनी बुक्स इनकी हैं। ठीक है, ये इनकी बुक्स हैं। देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन इज स्पीसीज प्लांटेरम, नेक्स्ट वन जिनरा प्लांटेरम, नेक्स्ट वन क्लासेस प्लांटेरम, नेक्स्ट वन सिस्टमा नेचुरी, नेक्स्ट वन स्पीसीज नेचुरी, एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट फिलोसफिक जूलॉजिक। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इन सभी बुक में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला है वह क्या है, फिलोसफिक जूलॉजी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, क्लासिफिकेशन। तो आखिर क्लासिफिकेशन के पॉइंट से इन सारे बुक में अगर हमको फोकस करना होगा तो दो को फोकस करना है। एक हमको इसको फोकस करना है, स्पीसीज प्लांटेरम, और एक हमको स्पीसीज नेचुरी को फोकस करना है। ठीक है, एज पीरियड क्या है इनका, 1708 टू 1778। इसका मतलब ये बुक का भी पब्लिकेशन ईयर होगा, तो हमको ये ध्यान देना है। इसका है 53, अगर इसका हम बात करेंगे 58 ईयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये हमको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ तक तो हमको समझ में आया। अब आखिर इन्होंने क्लासिफिकेशन में ऐसा क्या किया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका अगर नाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है तो नोमेनक्लेचर के पॉइंट में भी ये हमको ध्यान रखना है। सिर्फ ये क्लासिफिकेशन में ही नहीं आते हैं, ये नोमेनक्लेचर में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक कि नोमेनक्लेचर का या टैक्सोनॉमी का इनको फादर बोला जाता है। मॉडर्न, ध्यान देना है, आज का। ठीक है, हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन में अगर ध्यान दें तो इन्होंने भी एरिस्टोटल की तरह दो किंगडम में डिवाइड किया है। ठीक है, हम यहाँ नोट कर देते हैं, 2 किंगडम इन्होंने भी दिया है। एक आपका प्लांट हो गया, एक आपका एनिमल हो गया। ठीक है, 2 किंगडम। बस क्लासिफिकेशन के पॉइंट से हमको इतना जानना है। अब हम आते हैं इनके नोमेनक्लेचर वाले पॉइंट पे, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है। स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कई बार एग्जाम में आया है, हु प्रपोज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आपका राइट आंसर होगा कार्ल ओन लेने या कैरोलस लिनियस। इनके नेम में भी ये ध्यान देना है, अगर इंग्लिश नेम इनका कहीं भी आप लिख रहे हैं तो वी हमेशा स्मॉल में होगा, ये भी ध्यान देना है हमको। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ आते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमारे सामने वर्ड क्या एक आया है, फर्स्ट वर्ड बाई है, इसका मतलब दो। कुछ यहाँ पे दो ऐसा होगा, इसका मतलब इन्होंने अपने नोमेनक्लेचर में 2 वर्ड लिया है। ठीक है, 2 वर्ड क्या है, एक इन्होंने जीनस मीन्स जेनरा को यूज किया, दूसरा इन्होंने स्पीसीज को यूज किया। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या यहाँ पे सबसे पहले जानना है, जितने टैक्सॉन हैं, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, टैक्सॉन। ठीक है, इसी से बना क्या है, टैक्सोनॉमी। ध्यान देना है, टैक्सोनॉमी में अभी मैंने यहाँ नोट किया था नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। ठीक है,
तो उसमें किया क्या गया कि हर एक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उनको क्लासिफाई किया जा रहा है। तो सब के लिए क्या किया गया, अलग अलग एक कैटेगरी बनाई गई। क्या कैटेगरी बनाई गई? उन्हीं अलग अलग कैटेगरीज को ही क्या बोला गया, टैक्सॉन। सेवरल कैटेगरीज डिफरेंट जो हैं उन्हीं को टैक्सॉन बोला गया है। सारी कैटेगरीज अपने आप में एक सिंगल टैक्सॉन है, ये हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टैक्सॉन नोट करूँगा, ठीक है। टैक्सॉन का भी ये एक फिक्स पैटर्न है, फिक्स सीरीज है, ये भी ध्यान देना है। एग्जाम में सेवरल टाइम्स बहुत बार ये पूछा गया है। सीरीज को क्या करते हैं, रैंडमली अरेंज कर देंगे, ठीक है, रैंडमली उनको सही वे में अरेंज करना आपका चैलेंज हो जाएगा। तो ये हमको ध्यान देना है कि आखिर वे सीरीज हैं क्या। मैं यहाँ पे सही पैटर्न में उनको नोट करूँगा, हायर टू लोअर मैं नोट करूँगा, आपको ध्यान देना है। ठीक, यहाँ पे मैंने सारे टैक्सॉन मेंशन कर दिए हैं। ये पैटर्न हायर टू लोअर है। इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा अगर कोई टैक्सॉन है, कैटेगरी है, तो डोमेन, उसके बाद किंगडम, ठीक है, उसके बाद फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन 1 सेकंड, फैमिली, देन जीनस एंड लास्ट वन इज स्पीसीज। ये ध्यान देना है हमको। ये पैटर्न हमेशा फिक्स है, मैं पहले ही कर रहा हूँ, हायर टू लोअर, ठीक है, ये ध्यान देना है। एग्ज़ाम में रैंडमली इसको आपके सामने आ जाएगा, सही वे में अरेंज करना है आपका चैलेंज होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने अभी तक यहाँ पे सिर्फ किंगडम देखा है, ठीक है। अगर हम एरिस्टोटल साहब को देखें, उन्होंने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया। कैरोलस लिनियस को देखें, उन्होंने भी 2 किंगडम में डिवाइड किया है। इसके बाद आपका फाइलम आता है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है नोमेनक्लेचर में बाइनोमियल, इसमें जो 2 वर्ड लिए गए हैं वे कहाँ से, एक तो जीनस लिया गया है, एक स्पीसीज, ठीक है। बहुत हायर हम नहीं जाएंगे, हम लोअर लेवल पे अगर देखें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको हटाओ, सिर्फ ह्यूमन को ही हम ले लें। हम क्या हैं, होमो सेपियंस, ठीक है, सभी को मालूम है। तो हम लोगों के साइंटिफिक नेम में जो होमो वर्ड है वह हमारा क्या है, जीनस है, जो सेपियंस है वह हमारा स्पीसीज है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना, बहुत ज़्यादा डीप में अभी हम नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे, ठीक है, नहीं तो वह धीरे धीरे बहुत वाइडर होता जाएगा। यहाँ पे कैरोलस लिनियस का सिर्फ इतना है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर और सही हम देखें तो डोमेन भी इनका वर्ड नहीं है, ठीक है। डोमेन किसका है, अभी आगे मैं आज इसको बताऊंगा डोमेन किन्होंने दिया है, ठीक है। लिनियस साहब का किंगडम से लेके स्पीसीज तक का है, ठीक है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे मैं एक पैटर्न लिख रहा था, इसीलिए मैंने डोमेन यहाँ मेंशन कर दिया। कन्फ्यूजन कई बार होता है कि डोमेन और किंगडम में, कि इन दोनों में बिगर कौन है, ठीक है। तो डोमेन बिगर है, ध्यान देना है। अगर और एक पॉइंट हम देखें, स्पीसीज से भी नीचे थोड़े जाएं तो हम क्या देखते हैं कि स्पीसीज से नीचे जाने पे हमको वैरायटी मिलेगी और फिर हमको फॉर्म मिलेगा, वैरायटी फॉर्म, ठीक है। ये भी 2 स्पीसीज से नीचे आते हैं, ये भी हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है एक आइडिया आप लोगों को हो गया होगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं अपने क्लासिफिकेशन पे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हाँ, अब तक हम लोग 2 किंगडम देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आऊँगा किस पे, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिर्फ मैं उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे आपके सामने मेंशन करूँगा जो एग्जाम्स में आते हैं। बाकी बुक में तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिर्फ मैं जो 2 लाइन लिखूँगा, बुक में आप देखेंगे पूरा एक चैप्टर है अपने आप में। लेकिन हमको उतना डीप नहीं जानना है, हम यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट से आने वाले क्वेश्चन सिर्फ ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको दिया है, सबसे पहले उनका नाम बहुत बार पूछा गया है। 1866 में अर्नस्ट हैकल 1866 में इन्होंने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज दिया, ठीक है। इन्होंने इसमें जो 3 किंगडम लिया था, अभी तक हम पहले क्या देख रहे थे, प्लांट और एनिमल। यहाँ पे उन्होंने एक नया लाया किंगडम, कौन सा है देखते हैं, प्लांट। एनिमल तो हमारे पहले से ही थे, यहाँ पे उन्होंने एक नया लाया जिसको प्रोटिस्टा बोला गया, ठीक है, प्रोटिस्टा। तो ये तीनों किंगडम है किसके पॉइंट से, अर्नस्ट हैकल के पॉइंट से, ठीक है। 1866 स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट से सफिशिएंट है इतना। आगे देखते हैं। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अभी हमने 3 किंगडम देखा, अब 4 किंगडम। यहाँ पर भी साइंटिस्ट का जो नेम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले ईयर भी जान लेना है, 1956 में कोपलैंड, ठीक है। 1956 में कोपलैंड साहब ने क्या कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे न तो 2 किंगडम में आते हैं न ही 3, उनके लिए जो सही सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो क्या है, 4 किंगडम होना चाहिए। आखिर 4 कौन कौन से होने चाहिए देखते हैं यहाँ पे। प्लांट हो गया, एनिमल, ये दोनों पहले से ही हमने देखा है। इससे पहले हमने प्रोटिस्टा देखा था, उन्होंने प्रोटिस्टा को ही 2 पार्ट में कर दिया, ठीक है। उन्होंने प्रोटिस्टा को क्या कर दिया, 2 पार्ट में। एक उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा एंड प्रोटोक्टिस्टा, 2 उन्होंने कर दिया है, ठीक है। 1 सेकंड, लिटिल मिस्टेक। उन्होंने प्रोटिस्टा को क्या किया है, 2 पार्ट में किया है। एक उन्होंने मोनेरा कर दिया और दूसरा उन्होंने प्रोटोक्टिस्टा कर दिया। ये सारे आपस में काफ़ी मैच करते हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के पॉइंट से। 4 किंगडम में हमने क्या देखा कि 1956 में कोपलैंड साहब ने प्लांट, एनिमल, ठीक है, पहले से ही थे। इसके बाद जो प्रोटिस्टा था उसको 2 पार्ट में किया गया, एक मोनेरा, एक प्रोटोक्टिस्टा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट।
उसके बाद हम आगे क्या देखते हैं, आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा एडवांस है और इसके आगे 6 किंगडम वगैरह आज तक नहीं आया है, तो मोस्ट पॉपुलर यही है। ठीक है, इसको 1969 में ये दिया गया था। ठीक है, हमको ये ध्यान देना है, इसको हमको भूलना नहीं है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया था, नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। R.H. व्हिटकर साहब ने दिया था। ठीक है, आखिर उन्होंने वो 5 किंगडम कौन कौन से बताए हैं, नाम उनका यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों की आगे की जो क्लासेस होंगी उन्हीं 5 किंगडम को एक एक लेके आगे हम चलेंगे। ठीक है, वो एक सही पैटर्न भी जानना यहाँ पर ज़रूरी है। मोनेरा, ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोटिस्टा, नेक्स्ट वन इज प्लांटी, नेक्स्ट वन इज फंगाई, एंड नेक्स्ट वन इज एनिमैलिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है। आगे के जो क्लासेस होंगे, ठीक है, या फिर आप किसी भी बुक में अगर देखेंगे, यहाँ तक आप देखेंगे, फिर मोनेरा, इसके आगे के अपने आप चैप्टर्स, मोनेरा हो जाएगा, अपने आप में एक चैप्टर है, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगाई, एनिमल। ठीक है, मोनेरा में अगर हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज यहाँ पे देखें, क्या है मोनेरा में, हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स आते हैं, आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एकदम लोअर प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा में हम देखते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, बट मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट होंगे, ये यूकैरियोट होंगे। ठीक है, प्लांट मल्टीसेलुलर है, सभी जानते हैं। ठीक है, फंगाई जो होते हैं ये भी आपके मल्टीसेलुलर हैं, बट ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, इनमें तो वेल फोटोसिंथेसिस होता है। एनिमल है आपके, फोटोसिंथेसिस का कोई चांस नहीं है, हेट्रोट्रॉप्स हैं, बट मोस्ट एडवांस हैं। ये सब हम आगे एक एक लेकर आगे हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इसके आगे हम देखते हैं क्या है। इसके आगे 3 पॉइंट हम देखेंगे। ठीक है, छोटी छोटी हेडिंग है। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन इज। ठीक है, जितने भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो कोई न कोई एक पॉइंट रहा होगा। ठीक है, हो सकता है पूरे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनाटॉमिकल पॉइंट्स को कंसीडर किया गया हो सकता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल व्यू, जो बाहर की मॉर्फोलॉजी है, उसी को कंसीडर किया गया होगा। हो सकता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी फाइलोजेनी मीन्स उनका जो जनरेशन ट्री है, जनरेशन पॉइंट है, जनरेशन पैटर्न है, उसको कंसीडर किया गया होगा। तो सबसे पहला और पुराना जो है वह है आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसी में आपका आता है लिनियस साहब का
क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल टाइप का है और बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस। मैं इसको इसलिए यहाँ बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा गया है कि लेनियस साहब का क्लासिफिकेशन किस टाइप का क्लासिफिकेशन है। वर्ड आपको याद रखना है, आर्टिफिशियल है। थियोफ्रेस्टस का क्लासिफिकेशन किस टाइप का है, आर्टिफिशियल है। सिर्फ यहाँ बताने का यही मकसद है। अब इसमें होता क्या है, मैंने कहा क्या, सबसे पुराना है ये, ठीक है, सबसे पुराना। तो इसमें किया क्या जाता था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सिर्फ उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को कंसीडर किया जाता था। क्या किया जाता था इसमें, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इंटरनल नहीं जानना है, ये ध्यान देना है। अगर हम इंटरनल चले गए वह एडवांस हो गया, जो कि आगे अभी आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को कंसीडर किया जाता था कि लीफ कैसे हैं, इसका कैसा है, उसका कैसा है, इसकी हाइट कैसी है, उसकी हाइट कैसी है, सिर्फ बाहर से दिखने वाले जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये हो गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो आता है वह है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज एंड सेकंड वन इज, ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, थोड़ा सा एडवांस हुए लोग, ठीक है। यहाँ पर जो सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कंसीडर की जाती थी, यहाँ पर एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान देना है, जब भी चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो या एनिमल हो, इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात हो या फिर इंटरनल उनके पॉइंट्स की बात की जाए कि वे अंदर से कैसे हैं, तुरंत वर्ड एक आता है हमारे सामने निकल के, क्या, एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी। इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एनाटॉमिकल पॉइंट्स को कंसीडर किया गया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई करना है, हमको अलग अलग क्लासेस में करना है, तो उनके एनाटॉमिकल पॉइंट्स को भी कंसीडर किया जाएगा और उनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ के पॉइंट्स से, ठीक है। इसमें अगर हम देखें कौन से साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन ऐसे हैं जो इस टाइप में आते हैं, तो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, साइंटिस्ट हैं बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेशली प्लांट से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है, दिया है, ठीक है, वह नेचुरल सिस्टम का है। इन्होंने एनाटॉमी वगैरह को काफ़ी हद तक कंसिडर किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे इनका जो क्लासिफिकेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वह BSc MSc लेवल का है, थोड़ा हायर लेवल है, ध्यान देना है। सिर्फ आप अभी यहाँ पे इनका नाम जानो, यही सफिशिएंट है। आगे अगर हम थर्ड देखें जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस है, तो वह आपका है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये थर्ड है जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए हमको दो वर्ड जानना, 2-3 वर्ड हैं, टर्म मैं यहाँ लिखूँगा, बाकी मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्लैडोग्राम, ठीक है,
phonetic classification, and last one is डेंड्रोग्राम। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपके फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्लेडोग्राम क्या है। ठीक है, सिंपल में अगर हम देखें तो इसको फैमिली ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैमिली ट्री। ठीक है, फैमिली ट्री का पॉइंट ये है, हम लोग क्या है अपने घर पे भी देखते हैं, ये दादाजी हैं, दादाजी के 4 बेटे, 4 बेटों के ये ऐसे हम एक पैटर्न देखते हैं। ठीक है, ये परदादा हैं, ये दादाजी हैं, ये ताऊ जी हैं, देखते हैं ना, सभी लोग जानते हैं। ये क्या है? एक फैमिली ट्री है, सभी का होता है। हम लोगों से अगर कोई पूछे, हम लोग कहाँ तक बताएंगे? दादा तक बताएंगे, परदादा तक, इतना। लेकिन अगर हमारे पिताजी से पूछा जाए, वे 2-3 स्टेप और आगे जाएंगे। दादाजी से पूछा जाए और पीछे वो 2-3 स्टेप जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? एक फैमिली ट्री है। ठीक है, तो फैमिली ट्री को ही क्या बोला जाता है? क्लेडोग्राम। ठीक है, क्लेडोग्राम ध्यान देना है, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है, क्लेडोग्राम। ठीक है, इसके बाद वर्ड आया है फेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, फेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या है कि जब इवोल्यूशन न्यूमेरिकली कंसीडर किया जाए, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर्स के पॉइंट की, सिर्फ यही यहाँ पे आपको ध्यान देना है। व्हेन एवोल्यूशन कंसीडर्ड एज न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको उसको फेनेटिक क्लासिफिकेशन कंसीडर करना है, नोट करना है। ठीक है, एंड लास्ट आता है डेंड्रोग्राम। ठीक है, डेंड्रोग्राम क्या है? इन दोनों का मिक्सचर आप कह सकते हो। ठीक है, फैमिली ट्री मीन्स क्लेडोग्राम और फेनेटिक क्लासिफिकेशन मीन्स न्यूमेरिकल एवोल्यूशन। इन दोनों को मिला के हमको जो मिलता है वह है डेंड्रोग्राम, मतलब इन दोनों का मिला के, इंक्लूड इसमें दोनों है, ये ध्यान देना है। ठीक है, क्लेडोग्राम से ही रिलेटेड एक और वर्ड कई बार हम देखते हैं सामने आता है, क्लेडिस्टिक। क्लेडिस्टिक यही चीज़ है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। क्लेडिस्टिक मीन्स क्लेडोग्राम से ही इसका सेंस है। सिर्फ हमको ये ध्यान देना है कि फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर हम जनरेशन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इवोल्यूशन देखेंगे, पहले कैसे थे, धीरे 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 आज कैसे हो गए हैं। और हमेशा कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि इवोल्यूशन होता कैसे है। इवोल्यूशन को अगर डिफाइन करना है, इवोल्यूशन प्रोसेस को, एक सिंगल वर्ड आप बताइए, तो सबसे अच्छा वर्ड उसका यही है कि इवोल्यूशन आपका एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप, सीरीज वाइज है, मीन्स स्लो। सीधा बोलना क्या है? स्लो प्रोसेस है, फास्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आज हमने थोड़ा सा देखा आप सबके सामने आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते हुए क्लासिफिकेशन देखा है। ठीक है।